सही, जितने भी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं उनके पीछे जो टीम है वो सब ये आईएएस ऑफिसर्स ही हैं जिन्होंने ये पेपर्स क्लियर किए हैं, जो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर्स को जब गाइडेंस देते हैं हाउ टू ऑपरेट द इकोनॉमी, तब भी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत, ऐसा क्यों? राइट, इन सबको गाइड करने के लिए इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के लोग हैं, बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली जो ये पॉलिसीज बनाते हैं वो मिनिस्टर्स ही हैं। एंड रादर देन फोकसिंग ऑन डेटा और उनके एडवाइसेस मानने की जगह मोस्टली ये वोट बैंक के ऊपर चलते हैं। तो वो अपने हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, जो वोटर्स को ज़्यादा अच्छा लगेगा उस हिसाब से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, रादर देन डूइंग व्हाट द डेटा इज टेलिंग देम टू डू। तो दैट्स द मेन इशू। मैं तो आपके आंसर से बस यही समझी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है वो अपने दिल से कर रहा है, वो आईएएस ऑफिसर की सुन ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसी पर्सपेक्टिव में ये पूछूं कि इकोनॉमी में रुपए की जो वैल्यू है वो इतनी डिप्रिशिएट हो गई है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो उसके बारे में आप क्या? सो करेंटली रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट होने के हैं कुछ खास रीजंस हैं। एक है, अभी एक तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। वन थिंग इज़ गोल्ड, वो काफ़ी इंपोर्ट कर रहा है। सिल्वर वो इंपोर्ट कर रहा है। सिल्वर इंपोर्ट करने का रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्रियल यूज़ में काफ़ी आने वाला है। सिल्वर की यूसेजेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, आप यूएस से अगर इंपोर्ट कर रहे हो, आपको डॉलर्स चाहिए, तो आपकी डॉलर्स की डिमांड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाती है। रुपी फिर आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यू नीड मोर डॉलर्स। डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है और रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। इसके अलावा ऑयल काफ़ी इंडिया इंपोर्ट करता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगेन यू नीड मोर डॉलर्स। एंड फाइनली रिसेंटली ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपका इंपोर्ट का जो बिल है वो अगेन इंक्रीज हो गया है। इंपोर्ट का बिल इंक्रीज होगा, आपको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी में से डॉलर्स निकलेंगे, डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। सो रादर देन सेइंग कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इट्स मोर कि आपका जो डॉलर है वो अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो इकोनॉमी में है, जो इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमी, वो डॉलर एज अ बेंचमार्क लेके चलती है। तो उस वजह से मेन इशू आ रहा है। Welcome to our podcast series. Today, the title of our podcast is Unboxing of Economics. Economics is everywhere around us. The prices we pay, the taxes we pay, the salaries we receive, and the services we receive. So, what does economics do for you? Economics tells you to take informed decisions about your money, your future, and your career. So, today we'll be learning all of this in today's podcast. So, stay tuned. Please introduce yourself to our audience. Hi, my name is Ravi Tukral. I have done my master's in economics from Delhi School of Economics. I have both corporate as well as academic experience. I have been in risk analytics and worked in Royal Bank of Scotland and in American Express. I have also taught for 2 years in St. Stephen's College as an economics professor. And I also teach for Masters in Economics entrances. And currently I am also focusing on a EdTech platform. Very nice, sir. These all are very big names. आप प्लीज हमें बताइए that how you managed to clear the entrance of Delhi School of Economics, क्योंकि वो बहुत टफ होता है. So back in 2020, 2028, 2018, तो उस टाइम पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अपना खुद का एग्ज़ाम होता था, and that was quite tough as compared to other exams. And so I studied for a year. Usually it takes 1 year to strategize, to study all the subjects, to have a strategy, to solve all the past year question papers. So that what you mainly do, आप start करते हो सारे topics के साथ one by one आप study, उन्हें पढ़ने के बाद you move towards practicing questions. You start with normal questions, book के chapter and questions हो गए, then you move towards past year questions of that exam, because वही आपको actual idea देते हैं कि वो वाले questions कैसे solve करने, because usually they are a bit different from the usual questions. So once you do that, then you do 1 or 2 times revision and then you are ready for the exam. So that's what I did too. Very nice, sir. So, what led your interest in economics, and also talk about your transition from academia to professional, क्योंकि आप वो ही teach कर रहे हैं. आपने पहले clear किया, now you are teaching how to clear MA Economics entrance test. So I have always been into this. मुझे हमेशा से टीचर ही बनना था. And when I was in class 9th, I wanted to be a
मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 9th, फिर 10th में आई थॉट 10th का टीचर बन गई एंड दैट केप्ट ऑन गोइंग। तो अंडरग्रेड में पहुंचने के बाद आई वाज लाइक कि ये वाला काम करना, आई विल टीच इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स। फिर व्हेन आई वेंट टू डीएससी देन आई थॉट आई विल टीच फॉर मास्टर्स एंड तो वो वाला पॉइंट पे मैं पहुंच गया था कि मुझे यही काम करो। And I always wanted to increase my level a bit. And I have taught at all levels. Initially, I was teaching for home tuitions for economics. Okay. तो पहले 12th में जब when I was in second year, तब मैं class 12th के home tuitions ले रहा था. When I was in masters, so I was teaching for undergrad statistics. So I had a batch of 15 students, Right. and I taught statistics to them. And when I crossed DSC, I started teaching for entrance exams. वेरी नाइस सर। सो ये तो बहुत ही अच्छी जर्नी है आपकी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बहुत अच्छी जर्नी रही है। सर एक बात बताइए, इन द करंट टुडेज डेटा ड्रिवन वर्ल्ड व्हाट इज दिस स्कोप फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट? क्योंकि आजकल सब डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज पे स्विच कर रहे हैं, दे वांट टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज सॉफ्टवेयर्स लाइक पाइथन, आर एंड एवरीथिंग। नाउ एआई इज हियर। सो इस सारे सिनेरियो में व्हाट इज द स्कोप फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट? इन सब में एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स की एंड यूजुअली पीपल थिंक कि इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कि डिमांड सप्लाई दो ग्राफ बना लिए एंड दे थिंक कि इतना ही इकोनॉमिक्स है, बट एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन हर जगह पर है। एंड द फर्स्ट थिंग इज जो अभी एक इमर्जिंग फील्ड है इकोनॉमिक्स की, दैट्स बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ओके। तो आप स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स विद अजम्पशन कि एवरीबॉडी इज रैशनल, सब समझदार लोग हैं, वो ठीक अच्छे डिसीजंस लेते हैं और अपने अपने कंपनीज अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए करती है, कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, बट एक्चुअल में टर्न्स आउट कि बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जाते हैं। तो इर्रेशनैलिटी जो होती है उसको स्टडी करने के लिए फील्ड बनी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ओके। एंड ऑल्सो थिंग्स लाइक कि कैसे आप लोगों को इंसेंटिवाइज करोगे, यस। आप कैसे, इसे नज कहते हैं, नज इफेक्ट, कि जैसे आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हो, जो कंपनी चाहती है वो उसे डार्क कर देती है और जो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो लाइट हो जाएगा। सपोज आपको कोई ऐप क्विट करनी, आप बैक का बटन प्रेस करते हो, वो आपको पूछता डू यू वांट टू क्विट दिस ऐप, तो वो यस को लाइट कर देगा, नो को थोड़ा डार्क कर देगा, सो दैट्स अ नज। तो ये इकोनॉमिक्स से ही निकल कर आया। यस। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स होती है। सो कैसे यूज़र को अपने आपको वॉच टाइम इंक्रीज करना है, तो वहाँ पर क्या नजेस होने चाहिए, आप उसको उसकी इंजीनियरिंग में अपने इनपुट देते हो, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंड इन टॉप कॉलेजेस इवन ओला उबर भी हायर करते हैं, नॉट फॉर ड्राइवर्स, नॉट फॉर ड्राइवर्स, तो वो डेटा साइंस के लिए हायर करते हैं। दे बैकएंड में आप उन्हें डेटा एनालाइज करके हेल्प करते हैं हाउ टू गेट मोर यूजर्स, बिकॉज एक तो आपको दोनों साइड से नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं, आपको दोनों साइड चाहिए। यू वांट मोर ड्राइवर्स, ताकि अगर ज़्यादा ड्राइवर्स होंगे तो आप बेटर सर्विस दे पाओगे, बेटर सर्विस मिलेगी तो फिर यूजर्स ऐड होंगे, तो दोनों साइड से ये चीज़ चलती है। सेम थिंग गोज फॉर जोमेटो, स्विगी। प्राइसिंग की जो बात होती है, कैसे प्राइसिंग रखनी है, वो आपको कैसे ट्रैप करते हैं, लाइक उन्होंने आपको डिस्काउंट बोल दिया कि 50% डिस्काउंट ब्रैकेट में अप टू 50, तो अगर आपने 500 रुपीज़ का कुछ खरीद लिया है, आप डिस्काउंट कूपन लगाओगे आपको 50 मिलेगा, सो दैट्स इफेक्टिवली जस्ट 10%। यस। 50 और 500 इज जस्ट 10%। और अगर आप 100 रुपीज़ का कुछ करते हो ये सोच के कि मुझे पूरा वो डिस्काउंट लेना है, मैं सिर्फ 100 रुपीज़ का ऑर्डर करूंगा, तब फिर वो चार्जेस लगाना शुरू कर देगा कि स्मॉल बैग का चार्ज हो गया या कोई हाइक लगा दिया या आजकल तो हैंडलिंग चार्जेस भी आ गए हैं, बहुत चीज़ें ऐड कर देंगे एंड अल्टीमेटली आपको 300-400 क्रॉस करना ही पड़ेगा। सो दीज प्राइसिंग थिंग्स आर डिजाइन बाय इकोनॉमिक्स। यस। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। एआई की अगर आप बात करो तो एआई ऑटोमेशन इकोनॉमिस्ट होते हैं, यस। तो आपको इम्पैक्ट इवेल्युएशन करना होता है। तो व्हाट यू डू इज कि आप ये सोचोगे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको अपने प्रोसेस में डाल रहे हो, तो उसका आपको इम्पैक्ट इवेल्युएट ऐसे करना है कि इसकी वजह से कौन कौन सी जॉब्स जाएंगी। अगर वो जॉब्स जाएंगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसकी जगह लाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कुछ 20-25 ईयर्स पहले एटीएम आ गया, जी, तो कैशियर का काम कम हो गया, जी, तो किसी भी जॉब में इट्स जस्ट अ बंडल ऑफ टास्क, तो एक टास्क हट गया वहां से। अब एटीएम को आपको अगर उसको मेंटेनेंस के लिए फिर कोई पर्सन चाहिए होगा,
तो एक नई जॉब क्रिएट हो गई, राइट? तो ऐसे ही AI कोई भी अगर जॉब हटाता है तो उसके लिए क्रिएट भी करते कुछ नया काम साथ में क्रिएट होगा। ओके तो अब उसकी कॉस्ट क्या है? सपोज अगर ATM मेंटेनेंस में पैसे ज्यादा जाते जी एज कम्पेयर टू जो आप कैशियर को दे रहे थे, देन आप ये नहीं लेकर आओगे टेक्नोलॉजी। तो इकोनॉमिस्ट यही काम करेगा कि आप वो इवेल्युएट करेगा जब कोई जॉब जा रही है तो उसको रिप्लेस करने में क्या कॉस्ट आ रही है, एंड आप दोनों को कंपेयर करोगे। तो इफ़ यू फाइंड इट बेटर, इम्प्लीमेंट इट। इफ़ यू फाइंड इट कि नहीं इट्स ओवर कॉस्टली, देन रिमूव दैट पार्ट। नाइस सर। सो आफ्टर लिस्टिंग टू योर आंसर मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बेसिकली इवन आई एम एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, so basically economics is understanding the consumer behavior, and based on that the companies make decisions that how to improve their profit structure and how to make more sales and reach further audience, right? पर हमने जितने भी आपकी तरफ से एग्जाम्पल्स सुने उसमें कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स को यूज करके कस्टमर को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि भैया मैं उसको देख के मैं डिलीवरी मैंने 50% ऑफ लिख दिया है कि बट वो इंसान परसुएड होएगा टू बाय मोर, एंड ऑब्वियसली हो क्या रहा है कि वो ज्यादा पे कर रहा है और उसको सिर्फ 10% ऑफ मिल रहा है। सो लर्निंग इकोनॉमिक्स इज इक्वेटेड टू मेकिंग फूल आउट ऑफ कस्टमर। तो अभी मैं कंपनीज की साइड से बात कर जी बिल्कुल। तो सेम चीज आप दूसरी साइड से यूज कर सकते हो। सब अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो वी हैव क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट। तो अब क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, यू कैन नॉट ग्रो द कंट्री बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो हर जैसे फैक्ट्रीज हैं वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अ सिंपल एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जब भी डेवलपमेंट होती उसके तुरंत बाद 1-2 साल के अंदर या तो वहाँ फ्लड आ जाएगा, तो वो चीज़ें मे बी इट बिकम्स इवन वर्स। सो इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए हम। तो अब वो कैसे की जाती है, तो अब इसकी सोशल कॉस्ट है। एक तरफ आपने डेवलपमेंट करी, होटल्स ने प्रॉफिट कमाया, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन हुई, गवर्नमेंट ने उसके टैक्सेस पे उनको अच्छा लगा कि वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है। बट जब फ्लड आएगा अब उन्हीं के ऊपर खर्चा किसका होगा? गवर्नमेंट को रिलीफ कैंप्स करने पड़ेंगे, सब आर्मी लगानी पड़ेगी, लोगों को बचाना पड़ेगा, तो वो उसकी सोशल कॉस्ट। तो इसका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन वॉल अपार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका, दोनों को आप कंपेयर करते हो, बट इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ क्योंकि एक्चुअली जो पहले मैंने इकोनॉमिक्स जब पढ़ी थी तो एक सोशल वेलफेयर एक जो आपने कॉस्ट बताई बेसिकली, सो जिससे ज्यादा लोग बेनिफिट होते हैं हमें वो डिसीजन लेना चाहिए एज एन इकोनॉमी होल कि भैया अगर मैं एज अ कंपनी आई एम वर्किंग इन दिस इकोनॉमी, सो आई नीड टू इंश्योर जो मैं डिसीजन ले रही हूँ उससे उसका जो सोशल कॉस्ट है वो बहुत सीमित हो, बहुत कम हो, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। पर कहीं ना कहीं दिस वैल्यू जो है वो आजकल कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, वैनिश हो रही है अमंग्स दी कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट। उनको लगता है कि बस वो प्रॉफिट बढ़ जाए, वो जो इकोनॉमिक्स, वही मैं कह रही इकोनॉमिक्स को वो यूज तो कर रहे हैं कंसेप्ट्स को टू मेक प्रॉफिट, पर नेगेटिव वे में। वो कहीं ना कहीं जो वो सोशल कॉस्ट का जो मैटर था कि भैया वी नीड टू इंश्योर कि वो कम से कम हो, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, वो अब नहीं रहा। आप ये बात मानेंगे? कंपनीज का काम ही प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो इस चीज को करेक्ट करने का काम कंपनीज का नहीं, कस्टमर्स का है, कस्टमर्स का है, और मेनली गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट देखेगी कि उसे कैसे इन चीजों को ठीक करना है कंज्यूमर वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए। तो कंपनीज का तो ऑब्वियसली उन्हें अपना प्रॉफिट ही कमाना है, तो गवर्नमेंट को चेक करना पड़ता है। तो सब जैसे आप रिसेंटली अभी देखो इंडिगो ने क्या किया। इंडिगो इज काइंड ऑफ अ मोनोपोलिस्ट ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री, बिकॉज अराउंड 70% 60% फ्लाइट्स डेली लेवल पर इंडिगो की चल रही हैं क्योंकि वो थोड़ी अफोर्डेबल है। दे आर एबल टू मैनेज देयर कॉस्ट और वो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाती है। एंड द मोमेंट गवर्नमेंट ट्राई टू रेगुलेट इट, सो दे टुक दिस हार्श डिसीजन। उन्होंने जान के अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी, उसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री ने झेला, इतने लोगों ने इतना पैसा गवाया। फ्लाइट की टिकट्स जो नॉर्मली 5-6,000 की होती हैं वो लैक्स में भी चल रही। सो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर है? कंज्यूमर्स के ऊपर है। बट अगर गवर्नमेंट टाइमली एक्शन लेती, एंड नॉट जस्ट हियर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं मोनोपोली डेवलप हो रही है। तो अगर आप
इकोनॉमिक्स को वो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं रख पा रहे हैं, वो एक ही पे फोकस हो रहा है, सबने इंडिगो बुक कर रखी थी, सबके साथ हो हुआ। मोनोपोली बीइंग अ मोनोपोली अपने आप में कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, बट वो सेम चीज कंज्यूमर्स के लिए बहुत खराब है। बिल्कुल। एंड अगर आप इसे और बड़े लेवल पर देखो, जैसे दुबई है, दुबई डिपेंड करता है मोस्टली टूरिज्म पर, और उससे पहले वो मोस्टली डिपेंड करता था ऑयल पर। तो पहले ऑयल क्राइसिस आया, कंट्रीज ने शिफ्ट किया अपना डिमांड कि वो कहीं इनसे ऑयल नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे, तब दुबई एकदम इट फेल डाउन, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। देन कोविड के टाइम पर अब लोग जा नहीं सकते, वो डिपेंड कर रहे थे मोस्टली टूरिज्म पर, एक ही चीज पर या एक या सिर्फ दो चीजों पर कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं। सो उनकी इकोनॉमी कोविड के टाइम पे बहुत 6-7% डाउन हो गई थी। सो मोनोपोली चाहे कंज्यूमर फेसिंग हो या प्रोड्यूसर फेसिंग हो, तो दैट इज ऑलवेज हार्मफुल। तो किसी ना किसी का वेलफेयर गारंटी डाउन होगा ही होगा, बट द प्रॉब्लम है आप नेगेटिव साइड पर ना उतना ध्यान देते नहीं, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक लाइक कि मेरे साथ क्यों होगा ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर इंश्योरेंस की अगर आप बात करो तो नेगेटिव चीज़ों के लिए यू आर ऑलवेज लाइक कि नहीं, किसी और का आपने एक्सीडेंट होते हुए देख भी नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, आई डोंट नीड हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो नेगेटिव चीज़ों को आप माइंड से दूर रखते हो, लेकिन एक्चुअली में हो सकते हैं। सो मतलब हम समझ गए हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, हम नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव्स भी, लाइक एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं जो एज एन इकोनॉमी एज अ होल, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इसको नेगेटिवली यूज करते हैं बिकॉज दे वांट टू कैप्चर मोर प्रॉफिट्स, बट इट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट तो वो रेगुलेट करें कि भैया सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज ह्यूमर करें। का काम है, आप अवेयर हो जाओ इन चीज़ों को लेकर। बिल्कुल। यू कैन स्टडी इट, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर फ्री टू स्टडी। आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, और ये अब अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आप इन चीज़ों को समझ के बेटर डिसीजन ले सकते हो अपने लिए। तो हम कहीं ना कहीं समझ गए कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अराउंड अस। एग्जैक्टली। कि भैया चाहे वो कंट्री के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में हो, बायर हो, सेलर हो, राइट। सो अगर मैं इस पे करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं, जैसे हमने अभी तक बात करी कि भैया रोल क्या है इकोनॉमिक्स का, अब मैं करियर प्रोस्पेक्ट्स, हम क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनमें से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे या मास्टर्स में होंगे। सो आप उनको, जैसे आपने कहा कि आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, सो फॉर एग्जांपल आई एम अ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और खालसा कॉलेज। सो अब क्या, वो बताएं पहला। दूसरा बताएं कि अगर मैंने अब मास्टर्स कर लिया, मुझे तो लग रहा है कि नाउ आई एम वेल फर्निश्ड, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ इकोनॉमिक्स में, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? दोनों चीजें प्लीज बताइए। तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द फील्ड्स जिसमें ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। ओके। जिसे आप मेनली 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हो। ओके। सो वन इज यू कैन गेट इनटू रिसर्च, बिकम अ प्रोफेसर, और दोनों भी कर सकते हो आप एक साथ जी। दूसरा रास्ता निकलता है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। ओके। पर तीसरा निकलता है कॉर्पोरेट की तरफ। ओके। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आपने मास्टर्स कर ली जी। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम देके डायरेक्टली प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ओके। और आप किसी मे बी फर्म में रिसर्च में काम कर सकते हो, ओके। किसी थिंक टैंक में काम कर सकते हो, नीति आयोग में अप्लाई कर सकते हो। तो आप इन जगहों पे एज अ रिसर्च या फिर आप किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो काम सीखने के लिए। ओके। ये कर सकते हो। और अगर आप ये सब कुछ ग्रेजुएशन के बाद? ये ग्रेजुएशन के बाद ओके। आप एलिजिबल ही तब होते हो, ओके। बिकॉज यू हैव टू बी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स टू डू ऑल दीज। सिर्फ अंडरग्रेड बेसिस पे आप नहीं कर सकते। अभी ये चेंज हो रहा है, ये आप यूजीसी नेट आपके लिए कर सकते हो। इन दैट केस आप पहले 4 इयर्स अपने अंडरग्रेड में लगाओगे, पहले 3 इयर्स की होती थी, अब 4th ईयर फिर से आप कर सकते हो। एफवाईयू पे जो पहले भी आया था, स्क्रैप हुआ था, अब ये न्यू तरीके से अप्लाई हुआ है। ओके। अब ऑप्शनल है, आप 4th ईयर दे सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मास्टर्स की तरफ जा सकते हो 3rd ईयर के बाद। ओके। तो 4th ईयर दे करके या फिर मास्टर्स करने के बाद आप यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एग्जाम दे करके यू विल बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर, ये कर सकते हो। या फिर आप फॉर्मली पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। ओके। एंड देन यू आर एक्चुअली इनटू रिसर्च नाउ। वंस यू कंप्लीट योर पीएचडी, देन आप रिसर्चर, प्रोफेसर, यू कैन डू ऑल दैट। तो ये एकेडमिक हो गया। जी। एंड तो मैनी पीपल थिंक कि दिस इज नॉट लिक्रेटिव, बहुत कम पैसे मिलते हैं इनिशियली। यस, रिसर्च असिस्टेंट को 25,000 to 45-50 के लास्ट रहता है, बट दैट्स द इनिशियल स्टेज। बट वंस यू गेट बेटर इन रिसर्च, तो
तो आपको लैक्स के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर फंडिंग मिलती है। जैसे बिल गेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है जी वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देती है, जी तो यूनिवर्सिटीज़ को देती हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी देती हैं। तो लैक्स में वो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, आप उसमें काम करते हो एंड तो यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। एंड आप बड़े लेवल पर भी काम कर सकते हो, यू कैन वर्क विद वर्ल्ड बैंक एज वेल, IMF के साथ आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप उस लेवल पे पेशेंस लगेंगे, बिकॉज ये इमीडिएटली नहीं होता। क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट में क्या होगा, अगर आप अच्छे कॉलेज से आप निकले हो तो आपको इन सीधा ही 18-20 लाख से आप स्टार्ट कर जाते हो। लेकिन रिसर्च में अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस लगा। एक्चुअली वो एक्सपर्टाइज है, रिसर्च इज एक्सपर्टाइज ना, वो लर्न होता है, जैसे जैसे लर्न होता है तो वो आप बढ़ती जाती है आपकी सैलरी। तो ये हो गया एकेडमिक वाला। बिल्कुल नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट। जी कॉर्पोरेट आप अंडरग्रेड के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, मास्टर्स के बाद भी कर सकते हो। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि किसी अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करने के बाद जाओ, बिकॉज अगर आप इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा 5 लाख पर एनम से, 6 लाख पर एनम से। अब 6 लाख पर एनम पर आपने ज्वाइन कर लिया, उसके अगर ऊपर आपको 20% का हाइक भी नेक्स्ट ईयर, बहुत वक्त लगेगा, तो आपको बहुत बहुत टाइम लग जाएगा वो अगर लागत आप से। अच्छा स्टार्ट करोगे तो Start 10% हाइक भी, क्योंकि बेस बड़ा है, यू विल ग्रो मच फास्टर। True. तो ये तो अगर आपका गोल मनी है, देन अगर आपको 1 साल एक्स्ट्रा भी लग जाए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में, देन इट कैन बी डन, बिकॉज इट्स मच बेटर देन इनिशिएटिंग एट 6 लाख। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कवर हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो वहाँ RBI डेपर का एग्जाम होता इन सबके तो एग्जाम्स होते हैं है ना, ना, अपने ईयरली एग्जाम्स निकलते हैं। करेक्ट। तो RBI डेपर कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, DEPR। तो वो मास्टर्स की एलिजिबिलिटी होती है उसकी। जी आप और उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी इंसेंटिव्स होते हैं आपको। वन ऑफ द गुड इंसेंटिव, एक तो आपको मुंबई में जॉब मिलती है वो वाली, जी तो उनका जो हेडक्वार्टर है वहीं पर आप काम करते हो। RBI डेपर अगर आपने क्लियर कर लिया है, बेसिकली यू आर RBI मैनेजर, आप Okay. एक एनालिस्ट के तरह की वहाँ पे काम करते हो। यू डील विद डेटा, मे बी यू, तो काफियों को लगता है कि RBI इज ऑल अबाउट प्रिंटिंग मनी, या सो दैट्स जस्ट वन ऑफ द डिपार्टमेंट। यस तो उस एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप काम करते हो। इसके अलावा उनका मेन काम है रिसर्च, डेटा के ऊपर काम करना, गवर्नमेंट को कुछ डेटा के साथ हेल्प करके, उनके पास अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो डेटा के थ्रू उनको उस चीज़ के आंसर बताना। तो एक ये का एस्पेक्ट हो गया गवर्नमेंट जॉब्स का। अनदर मेन इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। सो वहाँ आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करते हो, तो इकोनॉमिक सर्वे डिज़ाइन करना या फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प करना। तो RBI और IES दोनों मिलकर ही मोस्टली काम करते हैं, या फिर किसी पॉलिसी को डिज़ाइन करना। सपोज एक पुरानी पॉलिसी थी इंदिरा आवास योजना, तो वो कैसे बनेगी, उसमें क्या होगा, किन लोगों को रखना है, किन को घर मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, किन किन को नहीं गरीबी पर आप उसे दोगे, हाँ वो लेवल्स बनाना। तो वो सारा डिज़ाइन करना, क्या टाइमलाइंस होंगी, अगर कोई एलिजिबल था लेकिन उसने पहले, ये सब इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का काम है ये। हाँ तो वो क्योंकि बनेगा ही वही, उसकी एलिजिबिलिटी ही मास्टर्स ने, Masters तो वो सब ये पॉलिसीज को डिज़ाइन करना, पूरी इसका स्ट्रक्चर रेडी करना, ये सब इनका काम है। तो तीनों टाइप की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं आपको जहाँ इंटरेस्ट हो, एंड ऑलवेज यू कैन ऑलवेज इंटरचेंज। तो सपोज आप कॉर्पोरेट में थे एंड मे बी यू वांट, जैसे आप भी कॉर्पोरेट में थे, नाउ यू इनिशियली आई वाज इन कॉर्पोरेट, एंड तो मेरा केस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। आई वाज डूइंग बोथ। तो वीकडेज में आई वाज इन कॉर्पोरेट और वीकेंड पे मैं छुप के आई वाज टीचिंग। तो आई वाज टीचिंग ऑनलाइन। तो आई यूज्ड टू वर्क ऑल, सो टीचिंग हैज ऑलवेज बीन योर फोर्टे। हाँ, तो मैं हमेशा से उसमें रहा हूँ। चाहे मैं पढ़ रहा था तब भी मैं पढ़ा रहा था, फिर मैं कॉर्पोरेट में आ गया तब भी मैं पढ़ा रहा था, फिर मैं स्टीफन्स में गया तब भी मैं अलग से पढ़ा रहा था, अभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। सो नाउ आई हैव थॉट कि थोड़ा सा इसको वी कैन गिव अ मोर स्ट्रक्चर। आई एम वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक बेटर तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर पाए। ओके, उस प्लेटफॉर्म के बारे में और बताइए। सो बेसिकली आई एम डेवलपिंग अ क्विज सिमुलेटर। ओके करंटली क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ मेजर, उसका एक मेजर रोल है। ओके सो व्हाट हैपेंस इज कि आप मोस्टली अगर किसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक फिक्स्ड
10-20 टेक्स्ट होंगे, आप उसे दोगे एंड चाहे आपने उसमें से पढ़े, उसमें से टॉपिक्स पढ़े हो ना पढ़े हो, वो फिक्स टेस्ट है, आपको वो देना पड़ेगा. व्हाट आई एम डेवलपिंग इज कि सपोज आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है, आपको सिर्फ उसी का टेस्ट, वेरी नाइस. तो आप वहाँ पर उस पोर्टल पर टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कंज्यूमर थ्योरी पढ़ना है, मुझे मोनोपोली के बारे Very में, nice. और मैंने 3 टॉपिक सेलेक्ट कर दिए. This will be an entire portal. इट्स एन एंटायर पोर्टल. Very nice. आप चूज कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस. So you have collaborated with some developers Yeah, for it? yeah. Okay. So all my ideas I have given to them and they Very are nice. a portal sir. over that. Okay. तो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, आप डिफिकल्टी लेवल चूज कर लो. जी. आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या फिर आपको न्यू क्वेश्चन चाहिए, Okay. बिकॉज क्वेश्चंस की कमी रहती है स्टूडेंट्स के पास. बिल्कुल. तो वो करने के बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड इट्स नॉट एआई जनरेटेड, कि एक्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो हम खुद क्यूरेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, Okay. और इवन अ फ्यू क्वेश्चंस वी मेक आवरसेल्व्स. Okay. तो स्टूडेंट्स मोस्टली रिपेल करते हैं कि एआई जनरेटेड क्वेश्चन वो खुद भी कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एट पार विद द एंट्रेंस एग्जाम्स. Okay. तो इस तरीके से वो पोर्टल वर्क करता है. ओके ओके सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ. सो इस पोर्टल को क्रिएट करने का पर्पस क्या है? फॉर आपके ऑफ कोर्स आप यू हैव कोलैबोरेटेड विद डेवलपर्स, आपका एक उसमें से एक ऑफ कोर्स मनी एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, आपका पैसा भी लग रहा होगा. सो ये आप इस पोर्टल को आगे जाके मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं या फिर ये एक बच्चों के हेल्प के लिए पोर्टल है? क्वाइट अफोर्डेबल फ्रॉम बिगनिंग. ओके, पर है मोनेटाइजेशन होगा? स्टार्टिंग से ही होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स आपके इन्वेस्टमेंट लगेगी. एंड उसके बाद इसको मेंटेन करने में भी काफी कॉस्ट जाएगी. ओके. सो इट वुड बी वेरी अफोर्डेबल. द आइडिया इज कि ये मैंने खुद भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी अपने एंट्रेंस के टाइम पर, कि यू डोंट गेट प्रॉपर गाइडेंस, यू डोंट गेट प्रॉपर क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर पाओ, बिकॉज अननेसेसरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका टाइम काफी वेस्ट होता है. बिल्कुल. तो यू नेवर नो कि क्या चीज करनी है, क्या चीज छोड़नी है, टाइम बहुत लिमिटेड है. तो आपको अपने एफर्ट्स और टाइम एक डायरेक्शन में लगाने हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है आपके पास. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस, बिकॉज ये तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में भी चले गए आप, एक बिल्कुल बिल्कुल न्यू लाइन, क्योंकि आई थिंक नथिंग लाइक दिस इज देयर ऑलरेडी इन मार्केट. इट्स नॉट अवेलेबल. हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल न्यू हो गया. हाँ, so पहले ये चीज मैं मैनुअली कर रहा था. अच्छा. तो आई वांटेड टू सॉल्व दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो बैक इन 2021 मैं खुद क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेकर पीडीएफ्स क्रिएट करता था कि मुझे क्वेश्चंस अलग करने हैं, ये आपके काम के क्वेश्चंस हैं, तो वो कर रहा था. एंड recently with AI coming up and I thought now I think this can be solved. I think this is the requirement of today's world ना, क्योंकि आपको वो चीज फटाफट कैसे करनी है, क्योंकि बिकॉज आप पीछे रह जाओगे वरना. आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है. बिल्कुल. और अब क्वांटिटी की बहुत रिक्वायरमेंट. बिल्कुल. जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो ऐसे में आई वॉज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन कि बिना क्वालिटी डिग्रेड किए आप क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो. सो देन आई गॉट इनटू दिस कि एक टेक्नोलॉजी ही सॉल्व कर सकती है इस चीज को. मैं मैनुअली कितने स्क्रीनशॉट्स लूंगा, कितने पीडीएफ क्रिएट करूंगा. सो दैट्स व्हाई आई केम टू दिस. वेरी नाइस सर. एक सक्सेस स्टोरी वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, इकोनॉमिक्स पढ़ाई, सो उनमें से कोई जो हाई किसी अच्छी पोजीशन पे हो आज, उसके बारे में कुछ बताइए. मैं 2 चीजें बताता हूँ इसमें. एक तो इनिशियल स्टोरी बताता हूँ जहाँ पे मुझे वैलिडेशन मिला कि आई कैन डू इट. सो बैक इन व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ अंडरग्रेड, और मैंने जब होम ट्यूशन स्टार्ट की थी, तो इट नॉट आउट ऑफ नीड, आई जस्ट वांटेड टू टीच. तो आई हैड अ स्टूडेंट जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, तो शी गॉट लाइक 50 मार्क्स 55 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन हर फर्स्ट टर्म. सो दैट्स व्हाई हर मदर थॉट कि एक होम ट्यूशन की जरूरत है. सो जिनसे मैं पढ़ता था उन्होंने दे पुट मी इन टच विद हर कि एंड आई टुक द क्लासेस एंड बोर्ड एग्जाम में उसके 95 मार्क्स आए. एंड टर्म्स जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी शी वाज गेटिंग 90 मार्क्स. तो दैट्स व्हेन आई गॉट वैलिडेटेड कि आई कैन टीच. सो फ्रॉम 55 मार्क्स ही वेंट ऑन टू 95 मार्क्स, दैट टू इन बोर्ड एग्जाम्स. सो वहां से मुझे वैलिडेशन मिल गया कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ. अब आगे सोचते हैं कि ये काम हो गया. एंड रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया. ही टोल्ड मी दैट ही इज नाउ वर्किंग इन गूगल. वेरी नाइस. सो ही वाज टेकिंग. बहुत प्राउड मोमेंट होता है फॉर अ टीचर. अच्छा लगता है कि तो पहले तो फर्स्ट अचीवमेंट वाज कि आई थिंक एक टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है सर जहाँ पे किसी
मतलब जिसको हमने पढ़ाया अगर वो हमसे ज्यादा आगे भी निकल जाए ना तो खुशी होती तो है उल्टा वो हमारे बताने के लिए होता है। बताने के लिए, और हमें खुशी भी होती है। नॉर्मली वी वर्क एज अ कलीग्स और हमसे कोई ज्यादा आगे बढ़ जाए तो हमें थोड़ा सा होता है, एनवी फील होता है थोड़ा सा, वो नॉर्मल है। बट एक टीचर एक एज अ प्रोफेशन है, आई थिंक जो हम एक साथ पढ़ते हैं या हमसे कोई पढ़ता है तो हमें लगता है अगर वो आगे बढ़ भी गया तो इट्स वेरी नाइस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आवरसेल्फ। तो पहला प्राउड मोमेंट वहां पर था कि उसका सिलेक्शन हुआ ISI में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम मैंने बताया था, जी। तो वो पहले क्लियर हुआ एंड फिर वहां से उसने क्लियर किया गूगल का एग्जाम जी। एंड ही टोल्ड मी 7 राउंड्स थे अरे वाह। कॉन्टिन्यूसली, अलग अलग लेवल्स पे। कोडिंग का एग्जाम हो रहा है, HR के साथ राउंड हो रहा है, टेक्निकल राउंड हो रहा है, मैथ्स चेक कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद ही क्लियर्ड ऑल 7 राउंड्स एंड देन ही गॉट अ जॉब इन गूगल। वेरी नाइस, सो दैट वाज क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। वेरी नाइस सर। सर एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पहले तो वो कोई भी फील्ड के हों, कि भाई इकोनॉमिक्स एक लिक्विडेटिव फील्ड क्यों है, पहला। दूसरा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, हाउ कैन दे इफेक्टिवली परस्यू देयर करियर इन इकोनॉमिक्स, उनके लिए भी एक मैसेज। सो एक्चुअली अगर आप यहीं से स्टार्ट करोगे कि लुक्रेटिव फील्ड है या नहीं, देन दैट वुड नॉट बी राइट। किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, उसमें अच्छा कमा सकते हो। इवन अगर आप एक कबाड़ी वाले की बात करो, इवन दे कैन अर्न लाइक 25 lakhs 50 lakhs पर एनम। जो भी अपनी फील्ड में टॉप पर है वो उतना कमाता है, और उसके लिए तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। सो वहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विद लाइक, अगर आप क्यूरियस हो उस टॉपिक को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मे बी यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे प्राइसिंग होती है, शेयर्स के प्राइजेस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है तो यू शुड स्टार्ट आउट ऑफ पैशन। आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, मनी अपने आप बाद में फॉलो अप करेगा। अगर आप स्टार्ट ही वहीं से करोगे, जैसे काफियों को लगता है MBA लुक्रेटिव फील्ड है, बट हर साल इतने सारे अनएम्प्लॉयड MBAs भी निकलते हैं। बिल्कुल। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए आउट ऑफ पैशन। आपको उस फील्ड में कितना इंटरेस्ट है, जी। आप उसके ऊपर डेवलप करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करो, बिकॉज इट्स नॉट द डिग्री जो डिमांड में है, इट्स द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर काम करोगे, अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करोगे, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करोगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉफ्टवेयर्स कि मैंने आज पाइथन सीख लिया, SQL सीख लिया। टूल्स को समझना, उनको यूज़ करना, दैट्स, अगर आपको एक मीडियम लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर सीखना है, 2 महीने लगेंगे। आप एक्सेल भी सीख जाओगे, पाइथन भी सीख जाओगे। बट सिर्फ उतना नहीं है, इकोनॉमिक्स में आप मेनली थिंकिंग, इट्स मोर अबाउट थिंकिंग, इट्स मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन। कंपनी जब आपको हायर करती हैं, दे डोंट हायर यू फॉर योर डिग्री, दे डोंट हायर यू क्योंकि आपके पास आपको पाइथन आता है, बिकॉज ऐसे फिर तो वो किसी कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड वाले को ले जा सकते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपने कितने नंबर्स क्रंच करके आपको बता दिया। तो लेट्स से जब मैं AMEX में था तो आपको बता दिया, आपने बता दिया कि जनवरी के कंपैरिजन में फरवरी में 4% रेवेन्यू डिप हो गया। अब क्या करेंगे आपका? तो एनालाइज करना इस चीज़ को। क्या सिंपलेस्ट पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से कि जनवरी के कंपैरिजन में फेब में कैसे कम हो गया? मेरे अब जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो नहीं पसंद आ रहा होगा कस्टमर को। सो सिंपलेस्ट थिंग इज कि 28 डेज होते हैं फरवरी में, कपड़े चीज हैं तो रेवेन्यू उतना आ नहीं पाया। अभी 3 दिन बचे थे, और 3-4 तो कुछ एक तो रीजन वहां से निकला। देन द फर्दर थिंग इज, अब क्यों इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, नॉट मे बी सम अदर पर्सन। बेसिकली अ पर्सन जो सोच सकता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी रिक्वायरमेंट है। अब फर्दर आप क्या करोगे, इसे सेगमेंट करोगे कि रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या है। तो आपके पास, आप अपने सारे क्लाइंट्स, जो मेजर क्लाइंट्स है, क्योंकि मेजर 4% इज अ बिग नंबर, हमें AMEX जैसी कंपनी के लिए 4% बहुत बड़ा नंबर है। आप अपने क्लाइंट्स की लिस्ट निकालोगे, उनका डेटा इंटरप्रेट करोगे। अब यहाँ करने की जरूरत क्यों? आप ये चेक करो, आपने पिछले साल का डेटा देखा, पैटर्न रिकग्नाइज करना है। पिछले साल का देखा कि पिछले साल तो फेब में डिप होगा, ये पक्का है क्योंकि डेज कम होते हैं। पिछले साल भी कम हुआ था, लेकिन पिछली बार तो बस 2% था, इस बार 4% कैसे कम हो गया? आप फर्दर सेगमेंटेशन करोगे, क्लाइंट्स की लिस्ट देखोगे कहाँ से रेवेन्यू गिरा है। फिर पता चला कि यूनाइटेड एयरलाइंस बहुत बड़ा क्लाइंट है AMEX का, कुछ ऑयल क्राइसिस की वजह से वहाँ से एक बार रेवेन्यू डिप हुआ है। तो फिर उस चीज़ को फिक्स कर, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे टॉप मैनेजमेंट को, फिर वो डिसीजन लेंगे कि अपना रेवेन्यू कैसे मैनेज करना। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनालिसिस यू नीड। तो यहाँ पर थिंकिंग चाहिए,
लॉजिकली आपको प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर से आपने सिर्फ 4% निकाल कर दे दिया, वो तो कोई भी निकाल सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता था, तो आपको पूरा प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा. सो दैट्स द रिक्वायरमेंट. तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छा करना है तो क्यूरियोसिटी चाहिए, यू नीड लॉजिकल थिंकिंग, देन फॉर यू नीड टू मूव टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर्स. तब आप सॉफ्टवेयर्स अपना हेल्प के लिए यूज़ करते हो, नॉट द फाइनल थिंग. अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें तो फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर से कुछ होगा नहीं. सॉफ्टवेयर सीखने के बाद फिर आप एप्लीकेशन की तरफ जाते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो. रिसर्च असिस्टेंट बनना है तो आप किसी के नीचे काम करोगे एज रिसर्च असिस्टेंट. अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो अच्छी, अगर आप किसी कॉलेज में हो तो वहाँ से आपकी हायरिंग हो जाएगी. अदरवाइज आप प्रोजेक्ट्स करोगे, अप्लाई करोगे. बेसिकली अगर आप अपनी कैपेबिलिटी शोकेस कर पा रहे हो, अगर आपको एक्चुअली चीज़ें आती हैं, आप हायर भी हो जाओगे और आपको कोई इजीली फायर भी नहीं कर पाएगा. बट अगर आपको आता नहीं है, बाय चांस आप कहीं हायर हो गए हो, वो बड़ी बात नहीं है, 6 months 1 year में आपको निकाला जा सकता है. तो कैपेबिलिटी अगर डेवलप करो, फिर आपकी कोई भी डिग्री वो बचा नहीं पाएगी आपको. बिल्कुल तो बिल्कुल. कैपेबिलिटी डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू कि आप डिग्री कौन सी चूज़ कर रहे हो. वेरी नाइस. सो थैंक यू सो मच. इट वॉज आर प्लेजर टू हैव यू हेयर. और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा. मेरे लिए ही काफ़ी टेक अवेज थे. देयर आर सम की टेक अवेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट जो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, कि it is never about the degree but about the capabilities and skills that you showcase while you are working in the organization. So MA Economics या BA Economics तभी चुनिए if you have that curiosity in you to learn something, to know how the world is working, how the companies are making decisions. Of course, it's a lucrative option to opt for BA and Masters in Economics, लेकिन you should have that curiosity in you to learn something. अगर हम options की बात करें तो 3 options है. आप corporate ladder चल सकते हैं after pursuing these both options, या फिर आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं आफ्टर अपीयरिंग फॉर नेट एग्जाम, या फिर यू कैन अपीयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जो कि RBI और IAS हर साल बच्चों को ऑप्शन देती है अपीयर होने के लिए. तो ये 3 ऑप्शंस है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं. तो आई होप दिस पॉडकास्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा इफ यू वर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमिक्स शेप द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच.